हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इजी चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है समझ में आ जाएगी। रेनबो क्यों बनता है, स्काई के अंदर जो रेनबो बनता है वो क्यों बनता है, कैसे बनता है वो समझ में आ जाएगा। स्काई का कलर ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं समझ में आ जाएगा। मतलब इजी टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, चलो अगर हम बात करें, देखो अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर हमें चैप्टर पढ़ना है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात पढ़े तो बहुत अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग एनिमल्स की जो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बहुत अलग अलग होता है। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है ना, नहीं उनकी आइस का स्ट्रक्चर अलग होता है, इसके अलावा जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं ना वो भी अलग अलग होता है। जैसे हमारी आइज, अगर ह्यूमन की आइज की बात करें तो हम बेसिकली जो लाइट होता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट होता है विजिबल लाइट, जिसमें 7 कलर्स आते हैं। हमारी आइज जो है वो 7 के 7 कलर्स को क्या कर पाती है, सेंस कर पाती है। हमें जो दुनिया है कैसे दिखाई देती है, हमें बेसिकली दुनिया दिखाई देती है। अगर मैं किसी को देख रहा हूं तो ह्यूमन की विजन कैसे दिखाई देती है, मैन विजन इस तरह से होती है। अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक को कुछ दुनिया जो है इस तरह से दिखाई दे रही होती है, ये इस तरह से। स्नेक इंफ्रारेड को कैच कर पाते हैं। दुनिया है बेसिकली, वर्ल्ड है, वो किसकी फॉर्म में दिखाई देती है, इंफ्रारेड की फॉर्म में दिखाई देती है। वो हीट को सेंस करते हैं। सिमिलरली अगर कैट की बात करें तो कैट को कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ह्यूमंस को कुछ ऐसा दिखाई देता है। कैट की विजन कुछ इस तरह की होती है। शार्क को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, ह्यूमन कुछ ऐसा देख रहा है, शार्क ऐसा देख रहा है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये जो बेसिकली हमारी आइज के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो लाइट के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलग अलग पार्ट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब हमें बाकी एनिमल्स के आइज का स्ट्रक्चर तो नहीं स्टडी करना, हमें स्टडी करना है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, अगर आप पूरा प्रॉपर देखो स्ट्रक्चर यहां से यहां तक होता है। ह्यूमन आई जो आई बॉल होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। यहां से जो है वो आई बॉल जो है कनेक्टेड हो रहा होता है आपके ब्रेन के एक पार्ट के थ्रू। ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट, जिसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीपिटल लोब। आई का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। और ये जो है हमारे पास ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के एक बैक साइड में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ब्रेन ही क्या करता है, जो भी आपने आइस क्या करती है, बेसिकली आइस क्या करती है, लाइट को सेंस करती है। आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि आइस के अंदर एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, आइस के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। इसका काम होता है लाइट को सेंस करना। लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां भेज देती है, ब्रेन के पास भेज देती है। आइस क्या करती है, उसको ब्रेन के पास भेज देती है। और ब्रेन क्या करता है, उस सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाता है, एक इमेज बनाता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाता है, एक इमेज तैयार करता है और हमें दिखाई देता है कि हमारे सामने क्या है, क्या रखा हुआ है। क्लियर है चीज? अब एक एक करके हम आइस के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन आई। ठीक है, देखो अगर हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखें तो इनका जो शेप होता है, ह्यूमन आई का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। दिखाई दे रहा है आप ही को? ये ह्यूमन आई का जो शेप होता है, आई का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेयर शेप होता है। ठीक है ना, अगर आप इस वीडियो को देखो तो कुछ कुछ पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्फेरिकल इन शेप होता है हमारे पास। ठीक है ना, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हमें जो है आइस का यही वाला पार्ट सामने से दिखाई दे रहा होता है, जबकि आइस बहुत बड़ा होता है पीछे से। ठीक है ना, दिस पार्ट इज आइरिस। ये आपको ब्राउन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज आइरिस। अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है ना, ये जो पीछे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है दिस इज रेटिना, और इसके ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्टिक नर्व्स है। ये ऑप्टिक नर्व्स है। ये ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, ये रेटिना है, पीछे जो स्क्रीन है ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, लाइट को कैच करने के बाद उसको उस सिग्नल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कहां भेज देते हैं, ब्रेन के पास भेज देते हैं। ऑप्टिक नर्व है ये। ठीक है ना, ये चीज है। अब एक एक करके अगर हम स्ट्रक्चर देखें, यहां पर ये वाला एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका। ठीक है, आपकी बुक में ये एनसीईआरटी के अंदर बन रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आप देखिए, अगर मैं एक एक करके आपको पार्ट्स बताऊं तो कौन कौन से पार्ट्स है। देखो ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है ना, ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है ना, कॉर्निया। जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है ना, बेंडिंग होती है ना लाइट की, वो यही होती है, इसी वाले पार्ट में होती है, विच इज कॉल्ड एज कॉर्निया। ठीक है ना, लाइट यहां से आएगी, बेंड जो होती है ना, बेंड करने का काम होता है, जो लाइट को बेंड करने का जो काम होता है वो किसका होता है, कॉर्निया का होता है। ठीक है, तो ये वाला सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है आई का, इसको क्या कहते हैं हम, कॉर्निया। हमारी आइज के अंदर एक लेंस प्रेजेंट होता है, जिस लेंस को बोलते हैं, ये जो लेंस है हमारे पास, ये लेंस हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। और ये हमारे पास कौन से शेप का होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन से शेप का होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है ना, देखिए यहां पर तो ये वाला जो पार्ट होता है, ब्लैक वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज प्यूपिल। और जो ये ब्राउन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज आइरिस।
एक्चुअली जो लाइट आइस के अंदर एंटर करती है ना, वो इस प्यूपिल के थ्रू ही करती है। इस प्यूपिल का साइज घटाने या बढ़ाने का जो काम होता है वो आइरिस का होता है। आइरिस का काम क्या होता है, इसी प्यूपिल का साइज घटाने या बढ़ाने का काम होता है। किसका, देखो छोटा हो गया प्यूपिल, अभी देखो बड़ा हो गया। तो ये प्यूपिल का ये आइरिस का काम क्या होता है, प्यूपिल का साइज घटाने या बढ़ाने का होता है। ठीक है, ये चीज हो गई, प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया। उसके बाद इस लेंस का फोकल लेंथ चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स होते हैं। दिखाई दे रहा है, ये आई लेंस जो होता है हमारे पास, ये जो आई लेंस हो किसके साथ, एक मसल के साथ अटैच्ड होता है। यहां पर दिखाई दे रहा है, ये दोनों मसल्स क्या कहलाते हैं, सिलियरी मसल्स कहलाते हैं। इतना क्लियर है। अब एक एक करके इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आइस के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉर्निया की बात करें अगर हम, कॉर्निया क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। लाइट जो एंटर करता है, फर्स्ट टाइम जो लाइट एंटर करता है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। इसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हो आप यहां से, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी से बनाया गया है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई बॉल। ये जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, इसको क्या कहते हैं हम, कॉर्निया। जो भी लाइट यहां से आती है उसको बेंड करने का काम किसका होता है, ये लाइट जो बेंड करने का काम होता है किसका होता है, वो कॉर्निया का होता है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है, वो लाइट रेस एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। उसको कौन बेंड करता है, कॉर्निया करता है। कॉर्निया क्या करता है, लाइट को बेंड करने का काम करता है। यहां पर ये चीज क्लियर है, तो इसको लर्न कर सकते हो। कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, दैट इज कॉर्निया। आगे देखो, उसके बाद अगर हम बात करें आइरिस एंड प्यूपिल क्या होता है, तो आपको दिखाई दे ही रहा है यहां पर आइरिस क्या होता है एंड प्यूपिल क्या होता है। ठीक है ना। आइरिस क्या होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्यूपिल क्या होता है, जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, जिस एक्चुअली जो लाइट एंटर करती है ना आइस के अंदर, वो इसी प्यूपिल के थ्रू करती है। और ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज आइरिस। आइरिस क्या करता है, ये क्या करता है, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा करने का काम किसका होता है, आइरिस का होता है। ठीक है ना। जब आप अंधेरे में होते हो तो आपकी आइस चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आंखों में एंटर करे, जिसकी वजह से क्या होता है, प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब आप बहुत ज्यादा उजाले में होते हो, सनलाइट में होते हो, तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम से कम लाइट आपकी आंखों में जाए और आपकी आंखें डैमेज ना हो। ठीक है ना। तो आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम। एक क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब होता है जो खिंच सकता है। बेसिकली जैसे रबड़ खिंच जाती है ना आपकी, खिंच जाती है ना, उसी तरह से ये भी क्या कर सकता है, खिंच सकता है। मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। और प्यूपिल का काम क्या होता है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। एक्चुअली लाइट कितनी एंटर करनी है आपके इसके अंदर, वो कौन कंट्रोल करता है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो करता है प्यूपिल। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। बेसिकली प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल का काम और आइरिस का काम क्लियर है आपको। देख सकते हो यहां पर, दिस इज प्यूपिल, जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो प्यूपिल है, और जो साइड में जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या है हमारे पास, आइरिस है। आइरिस का काम क्या होता है, प्यूपिल का साइज घटाने या बढ़ाने का काम होता है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद हमारे पास आता है आई लेंस एंड द सिलियरी मसल्स। ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये है आई लेंस। इसका मेन काम क्या होता है हमारे पास, आई लेंस का काम, देखो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, जो बेंडिंग होती है ना लाइट की, वो कहां पर हो जाती है आपकी, वो हो जाती है, बेंडिंग जो हो जाती है ना, मोस्ट ऑफ द बेंडिंग जो हो जाती है, वो कहां पर हो जाती है आपकी, वो हो जाती है कॉर्निया पर। इसका काम होता है फाइनर एडजस्टमेंट का। ये क्या करता है, अल्टीमेटली लाइट को जितना बेंड करना है, बेंड करके अल्टीमेटली लाइट को कहां पर मिलाता है, लाइट को मिलाता है कहां पर, रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर, बिकॉज रेटिना के ऊपर ही क्या बनती है, इमेज बनती है। ये जो पूरा पीछे वाला पार्ट है, दिस इज रेटिना। ठीक है ना। तो एक्चुअली लाइट को यहीं पर ही फोकस करना होता है। तो फोकस करने का काम, लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करने का काम जो होता है, वो किसका होता है, आई लेंस का होता है। ठीक है ना। अब आई लेंस क्या करता है, आई लेंस का साइज घटाने या बढ़ाने का काम, अभी हम पढ़ेंगे। आई लेंस का साइज घटाने या बढ़ाने का काम किसका होता है, सिलियरी मसल्स का। ये अटैच्ड होती है आपके साथ, ये देखो, ये सिलियरी मसल्स है, ये आई लेंस के साथ क्या होती है, अटैच्ड होती है। जब इसको खींचोगे तो आई लेंस क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और जब ये स्क्वीज करेगा तो आई लेंस क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो पतला या मोटा, आई लेंस को पतला या मोटा करने का काम किसका होता है, सिलियरी मसल्स का। ये जो मसल्स है आपके पास, दिस इज सिलियरी मसल्स। तो लेंस क्या होता है, लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। इसका काम क्या होता है, रेटिना के ऊपर इमेज बनाना। दूसरी चीज है हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस का काम क्या होता है, प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट। अल्टीमेटली देखो, ऑब्जेक्ट चाहे पास में हो चाहे दूर में हो, कहीं पर भी हो, पास में हो चाहे दूर में हो, अल्टीमेटली इमेज कहां पर बनानी होती है, रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के ऊपर इमेज बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसकी होती है, आई लेंस की होती है, क्रिस्टलाइन लेंस की होती है। और ये काम ये कैसे करता है, अपना फोकल लेंथ चेंज करके। अभी आगे बढ़ेंगे हम, फोकल लेंथ चेंज करके, है ना। फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। ऑब्जेक्ट चाहे पास में हो या डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, इमेज कहां पर बनानी है, रेटिना पे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आई
लेंस की होती है। आई लेंस कैसे इमेज को वहां पर बनाता है, ये चीज अभी करेंगे हम अपना फोकल लेंथ चेंज करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला टॉपिक क्या हमारे पास, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। रेटिना का क्या होता है हमारे पास, अल्टीमेटली जो भी लाइट यहां से आ रही होती है उसकी इमेज कहां पर बननी होती है, जो पीछे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है दिस इज रेटिना, है ना। अल्टीमेटली कहां पर बननी होती है, रेटिना। रेटिना के ऊपर कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है रॉड्स एंड कोन्स। क्या नाम होता है, रॉड्स एंड कोन्स। अल्टीमेटली काम क्या होता है रॉड्स एंड कोन्स का, रॉड्स एंड कोन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहां भेज देता है, ब्रेन के पास भेज देता है, और ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेट कर लेता है कि क्या इमेज है हमारे पास। देखो यहां पर देख सकते हो आप इस चीज को, जैसे भी जो भी लाइट यहां पर आएगी, जो भी लाइट आएगी उसकी इमेज कहां पर बनेगी, आपकी रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर इमेज बनी, फिर इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कहां भेज दिया, ऑक्सीपिटल लोब के पास उस इमेज को भेज दिया। अब जो भी इमेज आपकी यहां पर बनती है ना रेटिना के ऊपर, वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। उसको सीधा करने का काम किसका होता है, ब्रेन का होता है। ब्रेन क्या करता है, उसको वापस से सीधा इंटरप्रेट कर देता है, उसको क्या कैसे इंटरप्रेट कर देता है, सीधा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप पढ़ सकते हो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर, रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जिसके ऊपर काफी सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। उन सेल्स के नाम क्या है, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है ना, रॉड्स एंड कोन्स। अब ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है, जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ती है ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं और ये सिग्नल जो है आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ब्रेन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, इंटरप्रेट कर लेता है और फाइनली प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और उसको इमेज की फॉर्म में आपको दिखा देता है, या आपको फील करा देता है कि आपके सामने ये वाली इमेज बनी है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो इस तरह से पूरा ब्रेन काम करता है। ये ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर था, ह्यूमन ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। आप क्लियरली देख सकते हैं जो भी लाइट, जैसे यहां पर क्या देखो बेंडिंग करने का काम कौन कर रहा है, कॉर्निया। इसने क्या करा, फाइनली इसको बेंड करके इमेज को कहां पर मिला रहा है, वो रेटिना के ऊपर मिला रहा है। तो रेटिना के ऊपर इमेज बनाने का काम किसका होता है, लेंस का। ये लेंस है हमारे पास, एंड देन वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में पहुंच जाती है। ठीक है, ये चीज था। ये चीज क्लियर हो रही है अच्छे से कि कैसे काम करता है ह्यूमन आई। अब बात करते हैं, अब क्या होता है, देखो आपका ऑब्जेक्ट चाहे पास में हो चाहे दूर में हो, आपको पता होगा लेंस पढ़ा, जब आपने लेंस पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था, तो आपको पता था कि ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर होती है तो इमेज भी अलग अलग डिस्टेंस पे बनती है। लेकिन हमें क्या करना है, हर बार इमेज को तो रेटिना के ऊपर ही बनाना है। तो इसके लिए क्या करता है, हर बार इमेज को रेटिना के ऊपर ही बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस अपना फोकल लेंथ क्या करता है, चेंज करता है, और फोकल लेंथ चेंज करके हर बार इमेज कहां पर बनती है, रेटिना की। अभी इस एबिलिटी ऑफ द आई लेंस की इस एबिलिटी को, जो अपनी फोकल लेंथ के चेंज करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन ऑफ द आई। आप पढ़ सकते हो, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, जैसे हम यहां पर देख सकते हो, यहां देख सकते हो आप यहां पर। ठीक है, देखो जब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, दूर की चीज देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है दूर की चीज, तब भी इमेज कहां पर बन रही है, रेटिना के ऊपर बन रही है। देखो उस टाइम पे आई लेंस कैसे पतला हो गया, जब ये पास आया ऑब्जेक्ट तो देखो कैसा मोटा हो गया आई लेंस। अल्टीमेटली फिर इमेज कहां पर बन रही है, आपकी रेटिना के ऊपर बन रही है। चाहे ऑब्जेक्ट पास में हो चाहे इमेज दूर में हो, हर बार इमेज कहां पर बननी है, रेटिना के ऊपर ही बन रही है। देखो चेक कर सकते हो आप, जैसे ये आई लेंस है हमारे पास, जैसे ये दूर का चीज देख रहा है तो देखो ये पतला हो गया, आई लेंस पतला हो गया और इमेज कहां बन रही है, रेटिना के ऊपर। अब जब ये ऑब्जेक्ट पास आएगा, तो देखो ये मोटा हो गया और वापस इमेज कहां पर बन रही है, रेटिना के ऊपर। तो ये आई लेंस क्या कर रहा है, अपनी फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसी आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन ऑफ द आई। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में या असर्शन रीजन में एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि जब आप पास की चीजें देखते हैं तो कौन कौन से सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर कि when the muscles are relaxed, जब मसल्स क्या होते हैं आपके, रिलैक्स्ड होते हैं। हम कौन से वाले मसल्स की बात करें, सिलियरी मसल्स। when the ciliary muscles are relaxed, लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और जब पतला हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पतले लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज देख पाते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आप दूर की चीजें देख रहे हो तो उस टाइम पे क्या होंगे, मसल्स, सिलियरी मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। ये पूछा जाएगा, सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होंगे, लेंस थिन होगा और फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ये सारे सीक्वेंस में आपसे पूछे जाएंगे। सिमिलरली जब आप पास की चीज देख रहे होते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, व्हेन यू आर लुकिंग ऑब्जेक्ट्स
क्लोजर टू द आई, पास के देख रहे हो तो सिलियरी मसल्स क्या होते हैं आपके, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये पूछा जाएगा। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से कर्वेचर ऑफ द आई लेंस आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई लेंस क्या हो जाते हैं आपके, थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ऐसे मोटे हो जाएंगे, ऐसे मोटे हो जाएंगे, और कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, और इससे हम क्या कर पाते हैं, पास की चीज देख पाते हैं। तो ये जो जो चीजें मैंने लिखी है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, आई लेंस थिकर हो जाता है, और क्या हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ जाती है, डिक्रीज, और इसके हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं। तो ये सीक्वेंस में आपसे पूछा जा सकता है असर्शन रीजन के अंदर या एमसीक्यू के अंदर, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, अब यहां देख सकते हो अच्छे से, जब आप पास की चीजें देख रहे होते हो और दूर की चीजें देख रहे होते हो, जब देखो नॉर्मल आई लेंस आपका, जब आप दूर की चीज देख रहे हो तो देखो ये पतला हो जाएगा, है ना, पतला हो गया तो फोकल लेंथ आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, लेंस हो गया थिन हो गया आपका, और आप रेटिना पे इमेज बन रही है। जब आप पास की चीज देख रहे हो तो ये मोटा हो गया, कर्वेचर बढ़ गया आपके पास, और क्या हो गया, फोकल लेंथ आपकी घट गई, एंड अल्टीमेटली इमेज कहां बन रही है, रेटिना के ऊपर ही बन रही है। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको, ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है इसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है ना, अब आइज के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स जो कॉमनली पाए जाते हैं, वो कौन कौन से डिफेक्ट्स है और उनका करेक्शन ठीक कैसे होता है वो। ठीक है, जो कॉमन जो डिफेक्ट्स है हमारे पास, वो है एक मायोपिया। जो बहुत ज्यादा लोगों को जो आप चश्मा लगते हुए देखते हो, उनको कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया होता है। मायोपिया को हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस का मतलब यहाँ ये है कि आपको पास की चीजें तो क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वही लिखा है, मायोपिक आई के साथ आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखाई देगा, बट दूर की चीज डिस्टिंक्टली अच्छे से दिखाई नहीं देगी। इस डिफेक्ट की वजह से आपका जो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअली जो आपका फार पॉइंट होता है, अच्छा एक टॉपिक पीछे का छूट गया, जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है, उसको दूर तक का, कितने दूर तक का दिखाई देता है, तो आंसर इज इन्फिनिटी। कहां तक का दिखाई देता है, इन्फिनिटी, मतलब वो दूर तक का देख सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक का देख सकता है। और अगर हम बात करें कितना पास तक का क्लियरली देख सकता है, तो आंसर इज 25 सेंटीमीटर। कितना देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 25 सेंटीमीटर को कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, और इसी को क्या कहते हैं हम, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, फार पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। हम 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से पास रखोगे तो आपके आइज के ऊपर क्या पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा। तो आप मिनिमम अगर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख करके पढ़ोगे ना, तो आपको क्लियरली अच्छे से दिखाई देगा विदाउट एनी स्ट्रेन, आइज के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और आप दूर के कितनी देख सकते हो, तो इन्फाइनाइट तक के डिस्टेंस की आप चीजें देख सकते हो। ठीक है ना, ये डिफेक्ट अराइज किसके वजह से होता है, तो ये अराइज होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अगर आई लेंस का जो कर्वेचर है ये क्या हो जाता है, एक्सेसिव, ज्यादा बढ़ जाता है। कर्व जैसे अगर ये ऐसा है तो परमानेंटली ज्यादा हो गया, कर्वेचर इसका ज्यादा हो गया परमानेंटली, तो इस टाइम पे ये डिफेक्ट अराइज होगा। और दूसरा कारण क्या है इसका, दूसरा कारण है जब अगर आपका जो ये आई बॉल है, आई बॉल, ये क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। अगर आपका आई बॉल ही क्या हो गया, आई बॉल क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो भी इमेज है वो कहां पर बन रही है, रेटिना पर हो रही है, लेकिन आपकी क्या हो गई, यही शिफ्ट हो गई पीछे, आई बॉल आपका बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो अब तो अभी आई लेंस तो है, आपकी जो भी इमेज बना रहा है वो तो यहां पर बना रहा है, लेकिन रेटिना तो आपका पीछे शिफ्ट हो गया। तो इस टाइम पे आपको क्या होगा, यहां पर आते आते जो इमेज हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, ब्लर्ड हो जाएगी, और आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल एंड एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इस चीज को अच्छे से लर्न कर लेना। इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, एक स्पेक्स पहन के, स्पेक्टिकल चश्मा पहन करके, जिसमें क्या लगाओ, कनकेव लेंस लगा हुआ हो। कनकेव लेंस हमारे जैसे मेरे को डिफेक्ट जो है वो मायोपिया है। जितने भी जो अर्ली एज के अंदर जो भी ये जो आंखों की जो प्रॉब्लम होती है, उनको मोस्टली 99% लोगों को, ज्यादातर लोगों को मायोपिया ही होता है। मायोपिया मतलब उनको दूर का दिखाई नहीं देता है ना, तो मायोपिया होता है। इसमें क्या क्या पहनते हैं हम, स्पेक्स के अंदर कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव पावर होती है। कैसी पावर होती है, नेगेटिव पावर होती है। ठीक है ना, तो कनकेव लेंस होता है सुटेबल पावर। ठीक है, इस तरह से डिफेक्ट ठीक हो जाता है। अब होता क्या, देखो ना, लाइट आपकी कहां पर है, यहीं पर ही मिल जा रही है। आपका आई बॉल जो बड़ा हो गया है, तो अगर आप क्या करोगे, यहां पर एक कनकेव लेंस यूज कर लोगे, तो कनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट को थोड़ा क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, और अल्टीमेटली आपकी इमेज कहां पर बनेगी, रेटिना के ऊपर ही बनेगी। जैसे यहां देख रहे हो आप, इमेज कहां पर बन रही है, रेटिना के ऊपर, और आपको क्लियरली दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें देख सकते हो आप, देखो ये जो आपका आई का लेंस है, मतलब आई का जो लेंस है, इमेज कहां पर बन रही है, आगे बन रही है, यहां पर फोकस कर रहा है। अगर आप यहां पर बीच में क्या डाल दोगे, बीच में अगर आप क्या डाल दोगे, बीच में अगर आप एक कनकेव लेंस डाल दोगे, तो अल्टीमेटली इमेज अगेन कहां पर बननी स्टार्ट हो जाएगी, रेटिना के ऊपर बननी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। या इसके अंदर भी देख सकते हो आप, यहां पर है ना, कि अगर कनकेव लेंस डाल दोगे तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी, रेटिना के ऊपर बननी स्टार्ट हो जाएगी। मायोपिक आई में आपकी इमेज आगे ही बन जाती है, रेटिना के आगे बनती है, भी ध्यान रखना, रेटिना के आगे बनती है। अगर आप कनकेव लेंस यूज करोगे तो वापस से इमेज कहां पर बनेगी, रेटिना पे, और आपको क्लियरली दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हमारे पास उल्टा होता है। हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देगी। जनरली आपको लेटर एज में होता है, जैसे 40 साल के बाद जो पापा लोग होते हैं या दादाजी जो लोग होते हैं, पापा मम्मी को जो जनरली होता है डिफेक्ट, वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में उनको दूर का तो क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन पास की चीजें वो अच्छे से नहीं देख पाते। तो आपने देखा होगा कई बार जो बड़े बुजुर्ग कुछ रीड कर रहे होते हैं तो ऐसा दूर करके, या फोन चला रहे होते हैं तो ऐसा दूर करके चला रहे होते हैं, क्योंकि उनको पास का क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का तो अच्छे से दिखाई दे रहा होता है, लेकिन पास का अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन पास का अच्छे से नहीं देख सकते। इस केस में जो नियर पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। पहले उनको 25 सेंटीमीटर तक दिखाई देता था यहां तक, लेकिन अब क्या हो जाएगा, वो जो नियर पॉइंट है आपका पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनका नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से पीछे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, वो ये रीडिंग मटेरियल को 25 सेंटीमीटर से पीछे रखना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर से पीछे रखोगे तब जाकर के क्लियरली दिखाई देगा। ये किसकी वजह से होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, या तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब जो लेंस है आपका परमानेंटली क्या हो जाए, पतला हो जाए, या फिर आपका जो ये आई बॉल है ना, आई बॉल ये छोटा हो जाए। पहले इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, आपका आई बॉल छोटा हो गया। तो अभी भी जो ये लेंस है वो तो इमेज को यहां पर बना रहा है, लेकिन आपकी इमेज यहीं पर बन जाएगी, इसी जगह बन जाएगी। तो यहां पर कैसी बनेगी, ब्लर्ड इमेज बनेगी, पूरा फोकस्ड होकर के नहीं बनेगी। तो या तो आई बॉल आपका छोटा हो जाए, या फिर इसका जो आई लेंस जो है ना वो परमानेंटली थोड़ा सा क्या हो जाए, पतला हो जाए। इन दोनों की वजह से ये क्या होता है, डिफेक्ट अराइज होता है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अब देखो इमेज आपकी पहले वो क्या कर रहा था, आई लेंस जो था वो यहां पर इमेज को बना रहा था, यहां पर फोकस कर रहा था। अगर आप इसके आगे, और आपको अब यहां पर फोकस कराना है, आगे फोकस कराना है, अगर यहां पर फोकस कराना है, तो एक बार एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लो। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इमेज को क्या करेगा, पहले ही बना देगा। जो यहां पर बन रही थी इमेज आपकी पहले ही रेटिना के ऊपर ही क्या कर लेगा, कन्वेक्स लेंस उसको क्या करा देगा, फोकस करा देगा। तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया के अंदर आपका जो स्पेक्स के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो किसमें होती है, पॉजिटिव में दिखाई जाती है, पॉजिटिव में, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो डिफेक्ट होता है जो कि कॉमन होता है, एक होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होते हैं ना, ये मसल्स, ये भी तो एक तरह के मसल्स ही है। तो ओल्ड एज के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ये सिलियरी मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और सिलियरी मसल्स वीक होने की वजह से जो ये अकोमोडेशन की जो प्रॉपर्टी थी ना आई लेंस की, कि वो अपना फोकल लेंथ चेंज करता है, वो ग्रेजुअली क्या हो जाता है, वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार आपकी इमेज क्या हो रही होती है, पीछे बन रही होती है यहाँ पर। ठीक है ना, ये अच्छे से फोकस नहीं कर पाता ऑब्जेक्ट को, है ना, अच्छे से रेटिना के ऊपर क्या नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। इसी डिफेक्ट को क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया में क्या हो रही होती है, चेक कर सकते हो यहाँ पर आप, कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग, एजिंग के साथ ये घट जाती है। मोस्ट पीपल की वजह से जो नियर पॉइंट होता है ग्रेजुअली रिसेट्स अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। उनको पास की चीजें दिखाई नहीं देती। प्रेसबायोपिया में भी क्या होता है भाई, उनको पास की चीजें दिखाई नहीं देती, नियर पास की चीजें दिखाई नहीं देती। उनकी जो इमेज है वो एक तरह से हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है ये, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया जैसे, लेकिन ये किसकी वजह से होता है, ये एजिंग, ये जो सिलियरी मसल्स है आपके वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से होता है। इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को क्या होता है, दोनों डिफेक्ट्स होते हैं, उनको मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। उनको पास का भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता, दूर का भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो कैसा यूज करते हैं, वो लेंस कैसा यूज करते हैं, बायफोकल लेंसेज यूज करते हैं। कैसा लेंस यूज करते हैं, बायफोकल, मतलब उनके चश्मे में यहाँ नीचे वाला जो साइड होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, उसमें क्या यूज हो रहा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। रीडिंग के लिए वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें क्या यूज हो रहा होता है, कॉनकेव लेंस। इस वाले पार्ट में क्या यूज हो रहा होता है, कॉनकेव लेंस। Person may suffer from both myopia and hypermetropia. Such people often require bifocal lenses. अपर पोर्शन जो है कनकेव होता है, नीचे वाला क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। बस ये चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। अगला जो डिफेक्ट है उसका नाम है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है भाई, कैटरैक्ट होता है, हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद अगर आप देखो तो आईज कैसी दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि आंखों के अंदर कोई मोती है, मोती झड़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। इसकी आईज ये वाली ठीक है, ये वाली आईज ठीक है अंकल जी की, और ये वाली आईज में क्या हो रखा है, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है हमारे पास कैटरैक्ट एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, नेचुरल लेंस, आई का जो लेंस होता है ना वो क्या हो जाता है, स्लाइटली मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। वैसे तो आपका आई लेंस जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर ये क्या हो जाए, मिल्की हो जाए या थोड़ा सा क्लाउडी हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे मोती की जैसे चमकेंगे आपके, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हम कैटरैक्ट कहते हैं। और इसकी वजह से आपको क्या धुंधला दिखाई, ब्लरी विजन दिखाई देगा, मतलब धुंधला दिखाई देगा, एंड समटाइम्स इवेंचुअली ब्लाइंडनेस इफ अनट्रीटेड। अगर आप ठीक नहीं करोगे, इसकी सर्जरी नहीं कराओगे, तो आप अंधे भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो कैटरैक्ट की सर्जरी कराई जाती है, जिसमें क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू आपका क्या करेंगे, आई लेंस के अंदर का जितना भी लिक्विड है ना उसको बाहर निकाल देंगे, और उसकी जगह दूसरा कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड वो इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आपकी आईज वापस से ठीक हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे लेजिक सर्जरी होती है आईज के लिए, जिसके हेल्प से आपकी आईज बिल्कुल ठीक हो सकती है, ठीक है।
तो ये चीज थी। उसके बाद अगर हम बात करते, कोई ह्यूमन आई का जो भी टॉपिक था वो यहां पर खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है ये वाला, ठीक है ना, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है प्रिज्म वाला, ठीक है ना। प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगल को अगर आप हाइट दे दोगे ना, एक ट्रायंगल को क्या दे दोगे, एक हाइट दे दोगे ना, तो उसको क्या कहते हैं, हम प्रिज्म कहते हैं। जब भी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है ना, जब भी कोई व्हाइट लाइट पास होती है ना, तो वो क्या होती है, दूसरे एंड से निकलती है, जहां से निकलती है उसको क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। एक सरफेस से घुसी, दूसरे सरफेस से निकल गई। यहां देख सकते हो आप इस चीज को, व्हाइट लाइट निकली और यहां से क्या हो जाएगा, जो भी व्हाइट लाइट है ना, वो जब भी प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आप देख सकते हो जब भी व्हाइट लाइट यहां से निकलती है तो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। वो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। और इन्हीं बैंड ऑफ 7 कलर्स, इन 7 कलर्स के बैंड को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अब इसका एक पूरा एक रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है कई बार एग्जाम में, इस चीज को देख लो आप, ठीक है। तो जब भी व्हाइट लाइट इससे पास होती है, व्हाइट लाइट किससे पास होती है, प्रिज्म से पास होती है, तो जो ये लाइट रे गई इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या नॉर्मल है, इस लाइट को जाना कैसे चाहिए था, सीधा। अगर ये मीडियम नहीं होता, प्रिज्म नहीं होता, तो ये सीधी चली जाती। लेकिन क्या हो गई, जब भी व्हाइट लाइट कहां से, एयर से, ये एयर है अपने, और यहां पर ये दिस इज क्या है, ग्लास है। तो एयर से ग्लास मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ऐसे नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, है ना। और यहां पर आई, फिर अगेन वो क्या करिए, ग्लास से वापस किस में जा रही है, एयर में जा रही है। तो उसको जाना कैसे चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था ऐसे। लेकिन वो क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां से व्हाइट लाइट गई थी ना, यहां से व्हाइट लाइट गई थी ना, लेकिन यहां से व्हाइट लाइट निकलेगी नहीं। यहां से निकलेगी क्या, यहां पर 7 कलर में वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट होकर के निकलेगी। ऐसा क्यों, सबसे नीचे क्या होगा, वायलेट होगा, और सबसे ऊपर क्या होगा, रेड होगा। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा नीचे कौन होगा, वायलेट होगा, और ऊपर क्या होगा, रेड होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को अगर आप देखो, अब यहां पर कुछ एंगल शो करने के लिए बोलता है। तो ये एंगल क्या होता है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये R2। और ये जो हमारे पास होता है, जो लाइट रे निकली और ये नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। और ये पूछा जाता है, इस वाले सरफेस पे लाइट पड़ी थी, इस वाले सरफेस से निकली, ये दोनों सरफेसेस जहां पर मिल रहे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। लाइट रे जा कैसे रही थी, तो लाइट रे जा ऐसे रही थी भाई, और वो बेंड कितने हो गई, ऐसे अल्टीमेटली निकली कैसे, तो इतने एंगल से बेंड हो गई ना, तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। डी को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये ड्रॉ करने के लिए आता है। अब यहां पर क्वेश्चन यहां पर ये आता है, ये समझ में आ गया, सबसे नीचे वायलेट होता है, ऊपर क्या होता है, रेड होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बीच में बाकी सारे कलर्स होते हैं। अब ये कलर सबसे ज्यादा बेंड हुई है, आपको दिखाई दे रहा है। यहां से अगर बेंड की बात करें तो ये कलर सबसे ज्यादा बेंड हुई है, और ये सबसे लीस्ट बेंड, सबसे मोस्ट बेंड कौन सी हुई है, वायलेट, और सबसे लीस्ट बेंड कौन सी हुई है, आपकी रेड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि ये लाइट बेंड क्यों हो रही है, व्हाइट लाइट ये जो है, ये वाई डिस्पर्जन। अब क्वेश्चन यहां पर इस वजह से ये क्वेश्चन क्यों आता है, डिस्पर्जन, लाइट बेंड क्यों हो जाती है, और ये 7 कलर्स हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो आंसर यहां पर ये है कि ये जो तुम्हारे पास मटेरियल है, ये जो ग्लास है, बेसिकली ये ग्लास जो होता है, बेसिकली इसका अपना क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग। और ये जो बेंडिंग की जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग, कितना लाइट को बेंड करेगा, इसी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, किस पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट पे। ये अमाउंट ऑफ बेंडिंग किस पे डिपेंड करती है, कलर ऑफ लाइट पे। अगर हम बात करें तो अलग अलग कलर्स को ना, ये जो प्रिज्म है वो अलग अलग एंगल से क्या करता है, बेंड करता है। सबसे ज्यादा किसको बेंड करता है, वायलेट को, सबसे कम किसको बेंड करता है, रेड को, ठीक है ना। अब एक और चीज है, इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ के ऑर्डर में इसको क्या करता है, बेंड करता है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा है, यहां पर इसको वेवलेंथ के ऑर्डर में क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। इसकी वेवलेंथ क्या है हमारे पास, इसकी वेवलेंथ क्या हमारे पास, लीस्ट वेवलेंथ है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, इसकी, वायलेट की। और सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और सबसे ज्यादा मोस्ट वेवलेंथ किसकी होती है हमारे पास, रेड की। वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है ना, वो सबसे ज्यादा बेंड होती है। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसलिए सबसे ज्यादा बेंड कौन सी हो रही है, आपकी ये वायलेट हो रही है। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती है, रेड की, तो वो सबसे कम बैंड होती है। ये पूरा इसका आपका डिवीजन का, डिस्पर्जन वाला केस है। इस चीज को ध्यान से देख लेना। आगे देखो यहाँ पर, ये देख सकते हो, व्हाइट लाइट गई, सबसे ज्यादा बैंड कौन सी हो रही है, वायलेट, सबसे कम कौन सी है, रेड, ठीक है ना। इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वायलेट वाले का, और रेड वाले का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। टॉपिक है हमारा हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। रेनबो का जो बेसिकली कंसेप्ट है वो डिस्पर्जन फेनोमेना के ऊपर ही है। डिस्पर्जन की वजह से ही हमारा क्या होता है, रेनबो बनता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे हमें पता है कि जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है तो 7 कलर्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है।
होता क्या है, जब बारिश होती है ना, तो बारिश होने के बाद छोटे छोटे है ना रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स, बहुत ही छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स एयर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रेन ड्रॉप्स है ना, ये बड़ा दिखा रखा है यहाँ पर, ये जो रेन ड्रॉप है ना, ये आपके प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, प्रिज्म की तरह काम करते हैं। यहां से व्हाइट लाइट आई, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां से व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है और डिस्पर्जन हो रहा है। इस पॉइंट पे लाइट थोड़ी बेंड भी हो गई और क्या हो गई, 7 कलर्स में स्प्लिट भी हो गई। इस पॉइंट पे क्या होता है, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है, यहां पर जो लाइट है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फाइनली क्या होती है, फाइनली फिर से रिफ्रैक्शन होता है और ये 7 कलर्स हमें एज अ रेनबो की फॉर्म में क्या होती है, दिखाई देती है ना, रेनबो की फॉर्म में क्या होती है, दिखाई देती है। तो रेनबो बनता है किसकी वजह से, रेनबो बनता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। इसको देख सकते हो, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। इट इज caused by the dispersion of sunlight by the tiny water droplets present in the atmosphere. Rainbow is always formed, हमेशा ध्यान रखना, रेनबो हमेशा आपके अपोजिट बनता है। अगर सन पीछे होगा ना तो रेनबो हमेशा आगे बनेगा, अगर सन पीछे होगा तो रेनबो कहां बनेगा, आगे। मतलब जो रेनबो है वो सन की हमेशा कहां बनता है, अपोजिट बनता है। द वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं ना वो स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करते हैं। ये वर्ड्स आपके आंसर्स में आने चाहिए, डायरेक्टली बता रहा हूं। दे रिफ्रेक्ट एंड डिस्पर्स, यहां इस पॉइंट पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन दोनों होता है। देन उसके बाद इंसिडेंट लाइट, देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली, यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड फाइनली रिफ्रैक्ट, वापस से रिफ्लेक्शन होता है, यहां पर इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होता है। एंड when it comes out of the raindrop due to the dispersion of light and internal reflection different colors reach the observer's eye, हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं और इस तरह से हमारे पास क्या होता है, रेनबो बनता है। तो रेनबो का कंसेप्ट क्या, हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट के डिस्पर्जन की वजह से हमारे पास क्या बनता है, रेनबो बनता है। अगला देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये अर्थ है हमारे पास, तो अर्थ है, अर्थ का अगर हम बात करें तो अर्थ की क्या, हमारे पास कई सारी लेयर्स होती है। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, कई सारी लेयर होती है। अगर हम बात करें अर्थ के पास की, जो हमारे पास अर्थ के पास की जो एयर होती है ना, वो ज्यादा क्या होती है, वार्म होता है, गर्म होता है। और एयर वार्म होती है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एयर क्या होती रहती है, कोल्ड होती रहती है, कूल होती रहती है, ठंडी होती रहती है। और हल्की जो हमारे पास एयर जैसे जैसे ऊपर जाओगे ठंडी होगी तो एयर की डेंसिटी क्या होती रहती है, हाई होती रहती है। ठंडी एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और गर्म एयर की डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास लो होती है। डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास लो होती है, कम होती है। तो आपको दिखाई दे रहा है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ना यहां पर एक ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता रहता है। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये डेंसर मीडियम है हमारे पास और ये क्या हमारे पास रेयरर मीडियम है। तो जब भी कोई लाइट रे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है ना, तो वो क्या होता रहता है, ब्लेंड होता रहता है, हल्का 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 लेयर बाय लेयर बेंड होता रहता है और हमारी आंखों में यहां पर जाकर के दिखाई देगा। ठीक है ना। इसी फिनोमेना ऑफ एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। द फिनोमेना ऑफ जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कर रहा है, बेंडिंग का काम कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है चीज। ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर अर्थ है और अर्थ का क्या है, यहाँ पर ये अर्थ है हमारे पास और ये क्या है, इसका एटमॉस्फेयर है। सपोज हमारे पास कोई स्टार है, आप यहां से खड़े होकर के देख रहे हो, ठीक है ना। तो जब लाइट यहां से एंटर करेगी ना, तो एंटर करेगी तो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। सपोज आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी और आपको लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। हमारी आंखों को हमेशा है ना लाइट सीधी आती हुई दिखाई देती है ना, बेंड होते हुए दिखाई नहीं देती। तो लाइट अगर यहां से आने के बाद लाइट अगर बेंड होते होते आपकी आंखों में यहां पर आएगी तो आपको लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। और आपको स्टार बी की पोजीशन कहां दिखाई देगी, यहां पर। एक्चुअल पोजीशन स्टार की कहां पर है, यहां पर। लेकिन एपरेंट मतलब आपको जो दिखाई देगी वो कहां दिखाई देगी, यहां पर। तो आपको दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो यहां पर है, लेकिन एपरेंटली आपको दिखाई कहां देगी, यहां पर, जो कि क्या है, स्लाइटली हायर है देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो एक क्वेश्चन तो यही आता है, एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इन ट्विंकलिंग इफेक्ट। स्टार लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, रिफ्लेक्शन होता रहता है कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ, बेंड होता रहता है लेयर बाय लेयर। और जब वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है किसकी वजह से, मैंने बता दिया, ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करता रहता है और अल्टीमेटली आपके पास लाइट इस एंगल पे पहुंचता है। आपको लगता है कि लाइट यहां से आ रही है और इसकी स्टार की पोजीशन आपको यहां दिखाई देती है। ठीक है ना। टुवर्ड्स द नॉर्मल द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। स्टार आपको क्या दिखाई देता है, स्लाइटली हायर दिखाई देता है। दिखा रहा है, द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। आपको ऊपर दिखाई देता है। दूसरी चीज हमारे पास यहां पर यह है कि एक बात बताओ, जो अर्थ है वो अर्थ स्टेशनरी तो है नहीं। अब ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों दिखाई देता है, स्टार ट्विंकल करता हुआ क्यों दिखाई देता है। अब अर्थ स्टेशनरी तो है नहीं, बीच में आपके पास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं क्लाउड्स आया गया और यहां से जो भी लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद बैंड होकर के आपके पास यहां पर आंखों में पड़ रही है, इस जगह पड़ रही है, मान लेते हैं आप यहां पर हो, आपके आंखों में पड़ रही है। अब क्या होगा, स्लाइड, अब अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पे। अब कई बार क्या होगा, यहां पर क्लाउड्स वगैरह आ जाएंगे, डस्ट वगैरह आ जाएंगे, तो आपकी आंखों में आने वाला लाइट कई बार क्या आएगा, लो आएगा, कम आएगा।
अरे जब यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह आ जाएंगे तो आंखों में लाइट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी ना। और जब कभी बार क्लाउड्स वगैरह नहीं रहेंगे तो आपकी आंखों में लाइट क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी, हाई पड़ेगी, ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट आएगी। कभी आपकी आंखों में लाइट कम आ रही है, कई बार ज्यादा आ रही है, कम ज्यादा, इसी को तो ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं, इसी को तो ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं ना, कि चमचमाता हुआ दिखाई देगा आपको। कई बार क्या होगा, लाइट आपकी आंखों में कम आएगी, कई बार आपकी आंखों में क्या आएगी, लाइट ज्यादा आएगी। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो इसी की वजह से होता है कि जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है, ट्विंकल कर रहा है। तो इस चीज को आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। Further, this apparent position of the star is not stationary, stationary नहीं है, but keeps on changing since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary. Physical condition इसकी stationary नहीं है, कई बार clouds आ जाएंगे, dust आ जाएंगे, कुछ आ जाएगा। Since the stars are very distant, they approximately point size होते हैं वो तुम्हारे पास। As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates. apparent position भी उसकी क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, अपनी जगह से हिलती रहती है। कई बार आपको जैसे एक्चुअल यहाँ पर है, कभी यहाँ दिखाई देगी, कभी यहाँ, और इससे जो आने वाली लाइट है वो भी क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। लिखा है द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, वो फ्लिकर करता रहता है। द स्टार अपीयर्स ब्राइटर, कई बार आपकी आंखों में ज्यादा लाइट आएगी तो ब्राइटर दिखाई देगा, और कई बार आपको फेंटर दिखाई देगा, कम लाइट आएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। बस यही चीज है, आपको डायरेक्टली यहीं से लर्न करना है। पॉइंट्स में मैंने लिख दिया, इसको लर्न करके एग्जाम में लिख देना एज इट इज, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें क्या दिखाई देता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखो, जो सन है ना, एक्चुअल सनराइज होने से 2 मिनट पहले दिख जाता है। अगर आप देखो कोई भी चीज आपको दिखाई कब देती है, जैसे ये जो अपना आइज है ना, आइज का एक हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। कोई भी चीज इसको होराइजन कहते हैं। अगर कोई भी चीज इस होराइजन से ऊपर होगी तभी आपको दिखाई देगी, इसके नीचे वाली चीज आपको दिखाई नहीं देगी। तो अगर हम बात करें, अगर यहां पर अर्थ का ये होराइजन है मान लेते हैं, तो अगर सन इसके ऊपर आएगा, होराइजन के ऊपर आएगा, तभी आपको दिखाई देना चाहिए। लेकिन आपको होराइजन से नीचे होता है फिर भी दिखाई दे देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यहां से लाइट आती है, बैंड होकर के आपकी आंखों में यहां पर आती है, आपको लगता है कि सन कहां पर है, यहां पर है, तो आपको सन यहां दिखाई दे देता है। ये चीज कितने मिनट की होती है, 2 मिनट की होती है। 2 मिनट बाद वैसे भी ये होराइजन से ऊपर आने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपको वो पहले ही दिखाई दे देता है। सेम उसके लिए भी होता है आपके पास। सनसेट होने के बाद भी, सनसेट होने के बाद 2 मिनट, सनसेट होने के बाद भी सन होराइजन के नीचे चला जाता है, फिर भी आपको 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सनराइज आपको 2 मिनट पहले ही दिखाई दे रहा है एडवांस, और डिलेड का मतलब यहां पर 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहा है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये चीजें एक तो। आगे देखो नेक्स्ट, अगला आता है हमारे पास जो टॉपिक आता है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बस स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है हमारे पास, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड रेले। इन्होंने क्या बोला था, रेले स्कैटरिंग को इन्होंने एक्सप्लेन करा था। इन्होंने बोला था, रेले ने ये बोला था बेसिकली, जो स्कैटरिंग होती है ना, जैसे जब लाइट हमारे पास आती है और जब किसी पार्टिकल से टकराती है, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनसे टकराती है, तो डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद अगर इसका डस्ट पार्टिकल का जो डायमीटर है वो क्या होता है, इनकी वेवलेंथ से, ये लाइट की वेवलेंथ होती है ना लैम्डा, तो अगर डायमीटर जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है आपके पास, वेवलेंथ के आसपास होती है या उससे कम होती है। डायमीटर ऑफ पार्टिकल, जो तुम्हारा डस्ट पार्टिकल्स है उसकी वेवलेंथ, जो उसका जो डायमीटर है वो क्या होती है, वेवलेंथ से कम होती है या उसके आसपास होती है, तो ये लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आप गुब्बारे, पानी वाले गुब्बारे को दे करके दीवार पे मारते हो तो उसमें जो कलर्स है या पानी है वो स्प्लिट हो जाती है ना, स्कैटर हो जाती है। इसी तरह से लाइट भी क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो ये व्हाइट लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। इन्होंने बोला था जो स्कैटरिंग होती है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है ना, लाइट की जो स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। अगर लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा तो वो लाइट ज्यादा स्कैटर करेगी। तो आपको पता है कि सारी कलर्स के अंदर व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर के बनती है, 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का होता है ना, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। तो एक बात बताओ, सबसे कम वेवलेंथ किसका है हमारे पास, वायलेट का, या कह सकते हो कि जो भी नीचे वाले हैं उनका वेवलेंथ कम है। तो इसी वजह से जब भी व्हाइट लाइट क्या होती है, जब किसके पास डस्ट पार्टिकल, एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनसे जब टकराती है तो वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। और सबसे ज्यादा कौन सी वाली कलर स्कैटर करती है, वो सबसे ज्यादा कौन सी वाली कलर स्कैटर करती है, आपकी ब्लू। और ब्लू, बिकॉज ब्लू एंड पे जो है हमारे पास वेवलेंथ कम होता है तो वो सबसे ज्यादा स्कैटर करती है, और इसी वजह से आपको स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। जैसे समझो ना, उधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, मेरे पास लाइट आ रही है, बीच में डस्ट पार्टिकल से, तो व्हाइट लाइट आई, डस्ट पार्टिकल से टकराई और स्कैटर कर गई। अब यहां पर खड़े हो, मान लेते हैं इस जगह खड़े हो आप,
जैसी लाइट आई यहाँ से स्कैटर कर गई, स्कैटर करने के बाद सबसे ज्यादा कौन सी लाइट स्कैटर करेगी? ब्लू लाइट। ब्लू लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी, तो जब भी आप ऊपर देखोगे तो आपको स्काई कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर का दिखाई देगा। वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, वही सारी चीज लिखी हुई यहाँ पर। तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो ज्यादा कम वेवलेंथ वाली लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स है ना वो क्या करते हैं, वो ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। The color of the scattered light depends on the size of the scattering particle. Very fine particle, जो छोटे particles होते हैं ना वो mainly blue light को scatter करते हैं, जो large size के जो particles होते हैं ना वो longer wavelength को ज्यादा scatter करते हैं, red वाले को। If the size of the scattering particle is large enough, then the scattered light may even appear white. अगर ज्यादा ही बड़े होंगे तो क्या होंगे, सारे ही colors evenly स्कैटर होंगे और वापस से मिलने के बाद क्या हो जाएंगे, आपके व्हाइट ही बन जाएंगे। जैसे आपको क्लाउड्स व्हाइट कलर का क्यों दिखाई देता है? क्लाउड्स इस वजह से व्हाइट कलर का दिखाई देता है बिकॉज यहां से जो लाइट आ रही है ना, क्लाउड्स के अंदर जो आपके टाइनी ड्रॉपलेट्स है, वाटर पार्टिकल्स है, वो क्या करते हैं, सारी लाइट को ज्यादा सेम अमाउंट में स्कैटर करते हैं, ब्लू को भी रेड को भी, सभी को, और वापस से वो सारे कलर्स ब्लू रेड सारे मिलकर के वापस से क्या बना देते हैं, व्हाइट बना देते हैं। इसलिए आपको स्काई ये कैसे दिखाई देता है, क्लाउड्स कैसे दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। जबकि स्काई जो जहां पर आपके क्लाउड्स नहीं है वो वाला एंड इसलिए ब्लू कलर का दिखाई देता है बिकॉज ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो ब्लू एंड को, ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी ऊपर देखते हो तो स्काई कैसे दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, देख सकते हो यहां पर। अच्छा, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट देख सकते हो, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहां से जब लाइट आ रही है तो आपको दिखाई दे रहा है ना ये कैसे स्कैटर हो रही है, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट क्या हो रही है, विजिबल हो रही है। देख सकते हो यहां पर मतलब डेंस जो आपकी फॉरेस्ट वगैरह होता है वहां से भी जब लाइट आ रही होती है, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं पत्तों के बीच में, वहां से जब लाइट आती है तो कैसे स्कैटर हो रही है लाइट, और इसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट क्या हो रही है, विजिबल हो रही है। देख सकते हो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, एयर जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो टॉर्च जो मारा जा रहा है जिसकी वजह से लाइट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्कैटर कर रही है, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, तो उसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं पहले ही। बिकॉज जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपके पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, इधर से व्हाइट लाइट आई लेकिन इसने क्या करा, ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करा और हमारी आंखों में ब्लू लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देती है, स्काई कैसे दिखाई देती है, ब्लू कलर की। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ से क्या होती है, कम होती है, और वो किसको ज्यादा स्कैटर करती है, ब्लू एंड वाली लाइट को ज्यादा स्कैटर करती है एज कंपेयर टू रेड एंड। रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है अप्रॉक्स 1.8 टाइम्स ज्यादा होती है ब्लू एंड से। जब सनलाइट जब क्या होती है एटमॉस्फेयर से पास होती है तो फाइन पार्टिकल जो है वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ वाले को एज कंपेयर टू रेड वाले से, और स्कैटर्ड ब्लू लाइट हमारी आंखों में दिखाई पड़ती है और इसी वजह से हमें स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है ना, अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, जैसे सपोज आप मून पे खड़े हो और आप स्काई देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो आपको स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का। कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। कि जो भी लाइट आ रही है आपके पास वो स्कैटर ही नहीं हो रही, मतलब यहां से जो भी है तो वो क्या होगा, आपको स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। ये चीज है। और अगर आप कभी फ्लाइट वगैरह में बहुत ही हाइट पे उड़ रहे हो, एटमॉस्फेयर से भी बहुत ऊपर उड़ रहे हो, तो भी आपको स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का। बिकॉज लाइट को स्कैटर करने का काम किसका है, पार्टिकल्स का है। अगर आप एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से बहुत ऊपर उड़ रहे हो तो आपको कैसा दिखाई देगा, वहां पर स्कैटरिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो देयर वुड नॉट बी हैव एनी स्कैटरिंग, कुछ स्कैटरिंग नहीं होती, देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क दिखाई देता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। मून से खड़े होकर के देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। अगर बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हो तो भी आपको कैसा दिखाई देता है, बहुत ही डार्क दिखाई देता है, बिकॉज स्कैटरिंग इतनी हाइट पे ज्यादा पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो डेंजर सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं आपके रेड कलर के क्यों होते हैं, जो भी साइन बोर्ड्स होते हैं ना आपके रेड कलर के क्यों होते हैं, कि डेंजर है रोड वगैरह के ऊपर, डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के क्यों होते हैं, बिकॉज रेड कलर जो होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है बाय फॉग और स्मोक, अभी बताया मैंने, कम स्कैटर्ड होता है, और इसी वजह से इनसे आने वाली लाइट है ना आपको बहुत दूर से ही दिखाई देगी, बिकॉज ये बीच में जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है या सर्दी के टाइम पे जो फॉग होता है, स्मोक होता है, धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से ये स्कैटर नहीं होता और बहुत दूर से ही आपको ये सिग्नल दिखाई दे देंगे। इसी वजह से इनको कौन से कलर का बनाया जाता है, रेड कलर का। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस, बहुत दूर से ही आपको दिखाई दे देंगे। यहां पर ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। ठीक है ना, इजी से चैप्टर था ये, अगर आप ध्यान से देखो ये इजी से चैप्टर था, आपको इसमें सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ नहीं, मतलब इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी का इनफ है इसके लिए। और बाकी एक बुक है एमटीजी की बुक कहते हैं इसको, साइंस, जिसमें आपके 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं। पहली बात, साइंस पढ़ने के लिए ना एक बात ध्यान रखना, साइंस पढ़ने के लिए ना आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अलग अलग आपको ना बुक्स रेकमेंड किए जाएंगे कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। मैं बच्चों को 2 ही बुक्स रेकमेंड करता हूँ, एक एनसीईआरटी की बुक और एक 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज वाली आती है,
टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वाली आती है MTG की, 10 ईयर्स PYQ वाली बुक आती है, MTG की बुक आती है, वो खरीद लो और एक NCERT कर दो। ये 2 बुक कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको कंटेंट सारा का सारा NCERT से पढ़ना और प्रैक्टिस करने के लिए ये 10 ईयर्स PYQ वाली बुक काफी है, ठीक है ना। ये 2 बुक्स कर लोगे ना, आपके 100 में से 100 आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप बताइए कि इसके अलावा मैं कौन से चैप्टर की वीडियो अपलोड करूं या रिकॉर्ड करूं, कमेंट सेक्शन में इसको बताना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।